आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अंतिम क्षणों में वोट पढ़ते पढ़ते तक जनता का मानस बदल दिया। मोदी मैजिक मशीन मैजिक नहीं है और जनता का ही निर्णय है। तो फिर हम जीत करके क्यों हार गए? कुछ ही समय के अंदर ऐसा क्या हो गया जिससे लोगों का मुझ में विश्वास डगमगा गया? मुझसे गलती ये हुई कि मुझको रामनगर से ही लड़ना चाहिए था। मुझे वहाँ से लालकुआं नहीं जाना चाहिए था। वो खिलाड़ी सामने आने चाहिए, पार्टी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नहीं तो आज ये हरीश रावत के साथ हुआ, कल ये खेल करण मेहरा जी के साथ भी तो हो सकता है। भाजपा को खुद कहना चाहिए हमारी जो धामी सरकार है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्व से निकली। मेरे रामनगर से हटने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, तो कहीं न कहीं तो अंतर्कलह है। चुनाव प्रचार करो कहेंगे चुनाव प्रचार करेंगे, घर में प्रार्थना करो कहेंगे तो घर में प्रार्थना करेंगे। नुपुर शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, भाजपा उनको निकाल करके जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। आपने जगह जगह ऐसे लोग खड़े कर दिए हैं जो घृणा का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे विशेषज्ञों से क्या करें जिनको कुतुब मीनार में भी मंदिर दिखाई दे रहे हैं। तो मोदी जी भी अपने सारी चीजों के बावजूद जो है समय जब बदलेगा तो इसमें बैठना पड़ेगा। जो आज का विमान है राफेल, ये सब कांग्रेस के समय के तो सौदे हैं। तेजस हमारे सामने तो बना, अग्नि मिसाइल से लेकर के दूसरी चीजें सब कांग्रेस के समय तो बनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। इस वक्त हम जिस राजनीतिक शख्सियत के साथ हैं, कहते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति का, उत्तराखंड की कांग्रेस का जब हम नाम लेते हैं तो उत्तराखंड कांग्रेस में दो बड़े चेहरे नजर आते हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एन डी तिवारी और दूसरा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का। हरीश रावत जी एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत है जिनको जो है राजनीति की परिकल्पना उत्तराखंड की करना बेहद मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति का। विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हुए, उसके बाद इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस कहां खड़ी है? आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है, उत्तराखंड कांग्रेस की किस तरीके से तैयारी है? आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड की वो राजनीतिक शख्सियत जिनका नाम है हरीश रावत, वो खुद को कहां देख रहे हैं? इन्हीं तमाम सवालों के साथ साथ केंद्र में जिस तरीके से सरकार है, मोदी सरकार, और प्रदेश में धामी सरकार है, उनके कार्यों को लेकर वो क्या सोचते हैं, इसी सभी सवालों के साथ आज हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे जय भारत टीवी पे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भारत। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, हालांकि आप कई बार इस प्रश्न का जवाब दे चुके हैं, कि उत्तराखंड का चुनाव 2022 जब ये लग रहा था कि उत्तराखंड एक बड़ा बदलाव चाह रहा है और जो है कांग्रेस जो है हो सकता है कि चुनाव जीत कर जो है यहाँ सरकार बनाए, लेकिन जनादेश बिल्कुल उलट आया इसका। कहते हैं कि आत्मबंधन चल रहा है कांग्रेस के अंदर एक बड़ा, इस हार को लेकर के। समय बीत चुका है, सरकार बन चुकी है धामी सरकार। क्या आप एक पहुंच पाए हैं कि कहीं की क्या कहाँ चूक रह गई कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड में? कहीं न कहीं किसी स्तर पर तो चूकें रह गई। एक चूक हो सकती है, कुछ और चूकें भी हो सकती हैं, मतलब 2, 4, 5 ऐसी चूकें हो सकती हैं जिन्होंने अंतिम क्षणों में चुनाव वोट पढ़ते पढ़ते तक जनता का मानस बदल दिया। यदि कुछ मोदी मैजिक मशीन मैजिक नहीं है और जनता का ही निर्णय है, और हम मानते हैं जनता का ही निर्णय हो, तो फिर हम जीत करके क्यों हार गए? जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई, कांग्रेस की पहली लिस्ट निकली, सैकड़ों लोगों ने मुझको टेलीफोन किया, बोले साहब मुबारक हो, सरकार बन गई। आप अब बाकी होता भी है, नहीं होता आगे, इसी से काम चल जाएगा, सरकार बन गई। इतना कॉन्फिडेंस था। और मैं जो हारा हूँ, 17,000 वोटों से हारा हूँ, वो कम हूँ, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा हो सकते हैं। हमारा सर्वेक्षण नहीं था, एजेंसीज का सर्वेक्षण था, बड़ी बड़ी नामचीन एजेंसी का सर्वेक्षण था। और एक का नहीं था, उसमें से कुछ बिल्कुल भाजपा समर्थित चैनल भी थे, जैसे जी और आज तक जैसे चैनलों ने, और न्यूज़ 18,
एबीपी, कोई 38% लोगों की पसंद बता रहे थे, कोई मुझे 40 की, कोई 42 की। तो लोकतंत्र के अंदर इतना बड़ा समर्थन कि सीटिंग मुख्यमंत्री के मुकाबले आप किसी विपक्ष के व्यक्ति को दे रहे हो, उसको इतनी हाई रेटिंग दे रहे हो, वहाँ से तो हार का कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। उसके पीछे एक बड़ी वजह आपका चेहरा भी था। अब वो जो भी रहा हो, लेकिन वो तो हार बन गई, हार तो हार है। तो मैं खुद ही समझ नहीं पाया कि एक कुछ ही समय के अंदर ऐसा क्या हो गया जिससे लोगों का मुझ में विश्वास डगमगा गया। नहीं तो जितने परसेंट लोग, मैं मानता हूँ चलिए 35% लोग भी यदि मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, जितने लोग आखिर तक श्री धामी के पक्ष में आ गए थे, मैं उतना ही भी मान लूं, तो अभी कांटे की टक्कर होनी चाहिए थी। तो ये चीजें जो है विचारणी है, और क्यों हार गए हमें भी करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आगे भी हुई। जो आज हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ा है, उसका एक बड़ा कारण ही नहीं है कांग्रेस हार गई। कांग्रेस तो पहले भी कभी हारी है, तो ऐसा नहीं है 77 में हारे हम लोग, उसके बाद बहुत हारते रहे। उत्तर प्रदेश के जब हिस्सा थे तब भी हम बहुत हारते रहे, लेकिन कांग्रेस सबली हार के साथ जो है इस बार सफल गए थे, जीत गए थे, लोग जिताना चाहते थे, तब हार गए। इससे कांग्रेस जन चिंतित है, और कांग्रेस जन चिंतित है, इसलिए मैं भी चिंतित हूँ। कहीं ना कहीं आपने पिछले दिनों एक बयान दिया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान के जो है गर्भ से धामी सरकार निकली है। क्या लगता है कि आपको बयानों का असर भी जो है चुनाव में पड़ा है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान, फिर आप कहते हैं कि जहाँ ये बयान छपा है मैं 5 लाख इनाम देने को तैयार हूँ, कोई भी ये कटिंग लाता है तो मेरे पास। देखिए, अकेले यही कारण रहा, मैं ये भी नहीं कहता, क्योंकि ये बात तो बहुत आखिरी चरणों में उभर करके आई। कुछ गलती ऐसा लगता है कि और भी हमसे हुई है, विशेष तौर पर मुझसे हुई है। मुझसे गलती ये हुई कि मुझको रामनगर से ही लड़ना चाहिए था, मुझे वहाँ से लालकुआं नहीं जाना चाहिए था। उससे संदेश ये गया कि जो व्यक्ति को या जिस व्यक्ति के समर्थक उसको मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उसका तो अपना टिकट ही गड़बड़ में है, वो तो डमाडोल है? तो उससे एकदम जो उभार दिखाई देता था, तो वो उभार जो है नीचे आ गया, जो मैं समझ पा रहा हूँ। 2-3% का अंतर, 2-4% का अंतर, उन बातों से भी कुछ हो सकता है, और भी घटनाएं ऐसी हुई हैं, हो सकता है उनका भी कुछ असर पड़ा हो। मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला क्यों, कहाँ से गलती हुई? एक व्यक्ति लड़ना चाह रहा था, लड़ने देते, और नहीं तो उस व्यक्ति से कहना चाहता तुम इसको समझाओ जिनका वो समर्थक था, जिन्होंने उसको राजनीति में खड़ा किया था, जिन्होंने उसको सचिव बनाया था, जिन्होंने महामंत्री बनाया था, उनसे कहा जाता है तुम्हारी ड्यूटी है चुनाव न लड़े। अब उसको जब आप मनाने पहुंच गए, और किस होशियार आदमी ने, मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति इतनी चतुराई करेगा कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ को सम्मिलित करने का उसने कोई प्लान किया हो। तो किसी ने तो प्लान करके एक कागज़ डाला और उसको प्रचारित किया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी, और वो कागज़ हमारे नेताओं के हाथ पर पकड़ा दिया। प्रभारी EICC का प्रतीक होता है, और उसमें ऑब्जर्वर भी थे, वो तो सीनियर लीडर हैं, पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, महामंत्री रहे हैं, वर्षों महामंत्री रहे हैं, और राजनीति के बहुत पुराने वो हैं। अब कहाँ से पकड़ा गया? जब प्रियंका जी आई थी घोषणा पत्र जारी करने के लिए, तो मुझसे कहा गया तुम प्रेस को ब्रीफ करो। मैंने प्रेस को जब ब्रीफ किया, किसी ने उठाया ही बात कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी
बनाएगी क्या कांग्रेस? मैंने कहा भाई हम संस्कृत यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, अब संस्कृति भी संस्थान बनाया हमने उत्तराखंड की संस्कृति का, और उसको एक बृहद रूप देने का काम करेंगे। हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम जो है लॉ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम जो है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए संस्थान बनाएंगे। लेकिन ये तो मांग किसी ने की नहीं, मैंने किसी मुसलमान ने नहीं की, किसी कांग्रेसजन ने नहीं, कहीं से मांग उठी नहीं, देश के किसी हिस्से से नहीं उठी, तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। नथिंग। मैं जाते वक्त मुझे सोच आया, मैंने कहा भाई इसमें मिस्टीफ हो सकती है, तो मैंने कहा इस व्यक्ति को निकाल दिया जाए, किसी से मैसेज करवा। तो उसको निकालने के बजाय वो उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो फिर वो 3-4 दिन इशू उठता रहा। तो एक आध कांग्रेस के कोई होशियार व्यक्ति थे, किसी के मीडिया एडवाइजर थे वो, या यूज्ड टू बोस्ट हिमसेल्फ, अपने को कई लोग सेल्फ अपॉइंटेड भी होते हैं, सेल्फ अपॉइंटेड ही होंगे वो 2-3 लोग, उन्होंने सर सैयद जी की चेहरे की कॉपी का वो बनाओ, उसकी कॉपी करके मुझको बिठा दिया, मेरा चेहरा दिखा दिया, और नीचे जिले इलाही या कुछ शब्द लिख करके और मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुछ लिखा। ये सोशल मीडिया में आने के बाद दूसरे दिन किसी ने मुझे दिखाया, मैंने को कोई खेल कर रहा है, तो मैंने फिर खंडन किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था चीज़ों का खंडन करने के अलावा जो है। और जबकि मेरा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कहीं दूर दूर का, मैं तो अपना वहाँ चला गया था। कहीं आपको ये लगा कि इस बीच की आपकी अनसुनी की गई, जिस तरीके से आपने बताया कि ये बयान सामने आया और उसके 2-3 दिन बाद ही प्रदेश उपाध्यक्ष में बना दिया गया? नहीं, आपको उपाध्यक्ष बनाना इनोसेंस भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि कोई षड्यंत्र हुआ। मैं तो इसको भी इनोसेंस मान ले रहा हूँ कि उपाध्यक्ष बनाने के बाद उनको, जहाँ से मेरी लड़की हरिद्वार से चुनाव लड़ी थी, जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ उनको ऑब्जर्वर बना दिया गया। मैं तो उसको भी कोई षड्यंत्र नहीं मान रहा हूँ, लेकिन वो जरूर षड्यंत्र था जिस पर सर सैयद के रूप में मैंने जब खंडन किया, तो तब तक 8-9 तारीख के करीब आ गए थे। भाजपा को लगा कि अरे इसमें तो वैल्यू है, उन्होंने न्यूज़पेपर जैसा बनाया, उसमें जो है एक बयान हेडिंग डाली और उसको मोड़ करके और सर सैयद वाली फोटो को वहाँ से ले करके सब लगा करके ये जताया कि जैसे हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी देना है। और उसके बाद 6 मुख्यमंत्री, यूनियन मिनिस्टर, गृह मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2 मीटिंग करके उसको लोगों से कहा, मैं तो तुमको मुफ्त का गेहूँ चावल दे रहा हूँ और हरीश रावत तुमको यूनिवर्सिटी दे रहा है, दोनों में से एक तय करो क्या लेना है। इशू बनाया उसको जो है, लेकिन ये इशू बनाने में कुछ खिलाड़ी है। अब वो खिलाड़ी सामने आने चाहिए, पार्टी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, नहीं तो आज ये हरीश रावत के साथ हुआ, कल ये खेल करण मेहरा जी के साथ भी तो हो सकता है, ये यशपाल आर्य जी के साथ भी हो सकता है। तो ये खेल करने वाले लोग कौन थे वो सामने लाए जाने चाहिए, उनके पीछे कौन लोग थे वो भी सामने लाए जाने चाहिए। और भाजपा के लिए मेरा सीधा सवाल है कि भाई तुम अब सरकार में हो, यहाँ भी केंद्र में भी, वो अखबार लाओ ना, कहाँ से छपा है। यदि छपा है तो उसकी कहीं तो कॉपी होगी, यदि वह अखबार है तो छपा होगा, है? कोई मुद्रक होगा, कोई प्रकाशक होगा, सारा ब्यौरा लेकर के आओ। पहले मैंने 1 लाख का दूंगा, फिर 2 लाख कहा, अब मैंने 3 लाख बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूँ भाजपाइयों लाओ उसको, नहीं तो झूठ को स्वीकार करो, हमने झूठ बोला। और हमारा आरोप है कि यदि भाजपा उस अखबार को नहीं लाती है, इसको प्रूव नहीं करती कि ये बयान है कांग्रेस का या हरीश रावत का, तो फिर इसका मतलब है भाजपा को खुद कहना चाहिए कि हाँ भाई, हमारी जो धामी सरकार है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्भ से निकली है।
एक और चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हैं, आपके हाथों में जो है चुनाव संचालन समिति कमान रही, क्या हरीश रावत ये समझते हैं कि मानते हैं कि कांग्रेस का जो है अंतर्कलह भी एक कारण रहा है, या आप मानते हैं कि कांग्रेस में अंतर्कलह नहीं? देखिए, दो बातें तो साफ है। यदि मेरे रामनगर से हटने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है तो कहीं न कहीं तो वो अंतर्कलह है। वो नुकसान तो कैसे बचाया जा सकता है? और यदि जिन लोगों ने अपनी पोस्ट में, जो अपने को कांग्रेस बताते थे, उन लोगों की पोस्ट में यदि मुझे सर सैयद और जिले इलाही आदि कह करके ये एट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई है कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी शब्द का हरीश रावत से ताल्लुक है, तो इसका मतलब अंतर्कलह है। और यदि अंतर्कलह है तो जिस पक्ष का दोष है उसको दंडित किया जाना चाहिए। नहीं करेंगे तो भविष्य में जो है चीज़ें बहुत तकलीफ देंगी। कांग्रेस के भविष्य के बारे में भी जानेंगे। अभी चंपावत उपचुनाव, आप हमने देखा कि आप जो है चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए कांग्रेस उम्मीदवार के लिए, निर्मला गहतोड़ी के लिए, लेकिन कांग्रेस की एक बड़ी हार आपने देखी कि चंपावत उपचुनाव में हुई। 93% वोट में सीएम था। 93% वोटों पर वाले में गंभीर संदेह है। ये मैन्युफैक्चर्ड है। हम ये तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जीते हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि क्यों चंपावत वाले मुख्यमंत्री को हराएंगे। अभी तो उनके पाप पुण्यों की लिस्ट बननी शुरू हुई है, तो क्यों हराएंगे शुरुआत में। मगर 92-93% चीज जो है अनरिजनेबल है। जो पार्टी कुछ दिनों पहले 27,000 से ज्यादा वोट ला रही है, तो जो उत्साह में 93% पहुंचा दिया गया, इसको कहीं 70-75 के आसपास रखते तब भी तो काम चल जाता है। तो ये जो अगर आपको ऐसा लग रहा था तो ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस अगर वॉक ओवर देती बीजेपी को कि चलिए अगर आप 93-94% संदेह है तो कहीं ना कहीं ये बात रहती कांग्रेस लोकतंत्र जो है में कुछ कर्तव्य निर्धारित होते हैं। हम यहाँ के प्रमुख विपक्षी दल हैं, कोई और भी नहीं है। यदि हम कहते नहीं हम मुख्यमंत्री को चुनौती नहीं देंगे, तो ये होता कि हम राजनीतिक रूप से कल कोई सवाल उठाने के लायक रहते नहीं, जनता का बड़ा भारी नुकसान हो जाता। तो हमको तो चुनाव लड़ना ही लड़ना था, और लड़ना था तो फिर पूरी शक्ति से लड़ना चाहिए और पूरी शक्ति से लड़े। आपके राजनीतिक भविष्य के बारे में मैं बाद में पूछूंगा। सबसे पहले अगर कांग्रेस की अगर बात करें, चिंतन शिविर हुआ, अभी यहाँ भी चिंतन शिविर हुआ। सोनिया गांधी कहती हैं कि पार्टी के कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। हरीश रावत एक बड़े नेता हैं, केंद्र में भी उत्तराखंड में भी। हरीश रावत किस तरीके से पार्टी के कर्ज को उतारेंगे? देखिए, मैंने अपने लिए कुछ काम छांटे हैं, कुछ उत्तराखंड के लिए छांटे हैं। उत्तराखंड का भी मुझे कर्ज है, जनता का कर्ज कभी अदा नहीं होता है। कुछ मैंने यहाँ के लिए छांटे हैं, उनको मैं निरंतर कहते रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। कुछ मैंने कांग्रेस के लिए, जैसा माने सोनिया जी ने कहा है, तो हमने तय किया है कि मैं हर हफ्ते एक पुराने कांग्रेस परिवार में जाऊंगा, कम से कम एक परिवार। और दूसरा जो है, एक दलित के घर में जा कर के बातचीत करूंगा, उनकी समस्या को समझूंगा और कोशिश करूंगा कि उनकी समस्या के साथ जुड़ सकूं। और भी कुछ चीज़ें हैं। अभी अब मैंने ये चाहता है कि इस समय सबसे निरीह व्यक्ति वो हैं जो बेचारे घर के अंदर से भाग घसीट के ले जा रहा है, खा डाल रहा है। तो मैंने सोचा है कि उसको फोकस में लाने के लिए, राज्य के फोकस में, केंद्र के फोकस में, नीतियों के फोकस में लाने के लिए, तो यहाँ जहाँ मैनेजर ने नुकसान पहुँचा है, तो मैं कुछ जगह जाऊँगा। अब सब जगह तो नहीं जा सकता, कुछ जगह जाऊँगा ताकि वो इशू बन सके, एक चीज़ उभार में आ सके। तो ये जो सोनिया जी ने कहा, हम लोगों का कर्तव्य है। जिन लोगों को कांग्रेस ने दिया है, हमें इन्वेस्टमेंट है, मैं मरते दम तक जो है उस इन्वेस्टमेंट के प्लान से बधा हुआ हूँ, तो मुझे वो अदा करना पड़ेगा। तो सोनिया जी ने जो कहा है उसको अदा करेंगे। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें, अन्य दलों की बात करें, गुजरात में अभी चुनाव है,
एक बड़ा चेहरा हार्दिक पटेल पार्टी को छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हो गए। कहा यह जाता है कि कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया जाता है लोगों की तरफ से। आप क्या मानते हैं कि आखिरकार पार्टी जहां मजबूत होनी चाहिए वहां एक बड़ा नेता जो है, बड़ा चेहरा गुजरात में पार्टी को छोड़कर चला जाता है, तो आपको क्या लगता है कि देखिए, वो कभी कांग्रेस सोच के व्यक्ति तो थी नहीं। हमारे छोटे भाई थे, संघर्षशील व्यक्ति थे, संघर्ष कर रहे थे, हमने उनका साथ दिया। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर 2 बार गया उनके लिए, उनके भूख हड़ताल के वक्त में भी उनको समर्थन व्यक्त करने के लिए उनके पास गया। और जब उनका थोड़ा उनका केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का दबाव था, तो उस समय भी मैंने उनसे जुड़ने की कोशिश की। और जिन लोगों ने उनकी पैरोकारी की, उनमें से एक मैं भी हूँ। और एक पार्टी तो हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत है। मुझे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने में मैं 1969 में कांग्रेस में आ गया था। 30 साल 31 साल मुझे लगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के लिए। और आप आए हैं, आपको 3 ही साल 2 साल में कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। तो उनको थोड़ा धैर्य होना चाहिए था। मुझे तकलीफ ये होगी, उन्होंने क्या हमारे लिए कह दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जानते हैं कि जो नए आका जहाँ गए हैं, उनका ध्यान और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कुछ चीज़ें कह दी हैं उन्होंने। मगर उसका कोई असर न गुजरात पर पड़ेगा न उन पर पड़ेगा, बल्कि उनकी कमजोरी सिद्ध हुई है, गंभीरता नहीं है, ये सिद्ध हुई है। लेकिन मुझे तब ताजुब हो, तब तकलीफ होगी जब 2-3 साल बाद भाजपा से भी निराश होकर के ऐसे ही कुछ करेंगे। तो राजनीति बहुत स्थिरता चाहती है, स्थायित्व चाहती है। स्थिरता, स्थायित्व, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हरीश रावत जी की शख्सियत में झलकते हैं। बात करें आने वाले सालों की, जहां हरीश रावत इस वक्त खड़े हुए हैं, वन मैन आर्मी आपको कहा जाता है, क्या माने कि आगे आप किस तरीके से अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किस तरीके से आप अपने आप को देख रहे हैं? वन मैन आर्मी नहीं हूँ। आप अभी भी देखेंगे तो मेरे घर में आपको आधा दर्जन लोग मिल जाएंगे। कोई भी समय आप आएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम तो अब भी, यदि कोई बात नहीं, हार गए, मगर लोग कुछ भी समझें, कहीं भी समझें, लेकिन हम पे विश्वास करने वाले लोगों की अब भी कमी नहीं है। कमी नहीं, हम ये कहते हैं कि जब आप कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो उसकी धमक जो है केंद्र की राजनीति तक जाती है। अभी कुछ दिनों पहले आप एक सड़क के मुद्दे को लेकर सड़क पर ही बैठ गए थे और उसकी बात की जो है हर जगह चर्चाएं होने लगी कि हरीश रावत जो मुद्दे उठाते हैं वो जनता से सीधे जुड़े हुए होते हैं और जनता आपसे कनेक्ट करती है। इसीलिए कह रहा हूं कि जनता की नजरें लोकसभा चुनाव 2024 में है और वो देखना चाहती हैं कि हरीश रावत किस भूमिका में आने जा रहे हैं। पार्टी जिस भूमिका में रखना चाहेगी उस भूमिका में रहेंगे। पहले हम सजेस्ट कर रहे थे, अब हमने मान लिया, हमारी अकल जरा सा शायद समय के साथ सिकुड़ गई है, तो हम अपने दूसरों की अकल मान लेंगे। जो लोग हैं तय करें, जो कहेंगे, जहाँ पर कहेंगे वहाँ जाकर के चुनाव प्रचार करोगे, चुनाव प्रचार करेंगे। चुप बैठे रहो कहेंगे, बैठे रहो कहेंगे। घर में प्रार्थना करो कहेंगे, तो घर में प्रार्थना करेंगे। जिन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी है, वो जो काम सौंपेंगे वो काम करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार और अभी प्रदेश में धामी सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, उसको आप अपने राजनीतिक अनुभव के लिहाज से किस तरह तोलते हैं? देखिए, मोदी जी एक बहुत बड़े प्रचारक हैं, शोमैन हैं। जैसे राज कपूर जी, कोई इशू नहीं होता था, लेकिन उसे एक ग्लैमरस वो रख देते थे। तो ये देश की राजनीति का एक नया, नेहरू में ग्लैमर था, इंदिरा जी में ग्लैमर था, उनके साथ इतिहास था पूरा, बलिदान, त्याग, तपस्या, सिद्धांतों का, कांग्रेस का, सब चीज़ों का। लेकिन ये एक नया फिनोमेनन है, अच्छी बात है, ये नई चीज़ सीख रहे। अब उनके मुकाबले में अरविंद केजरीवाल भी है, वो भी एक नए शोमैन है। कहीं यदि दिल्ली में पुलिया भी बन रही है तो उसका एडवर्टीजमेंट राष्ट्रीय स्तर पर निकलता है। आज मोदी जी भी यही कर रहे हैं,
धामी जी भी यही कर रहे हैं। बल्कि हम जैसे लोग समय के अनुसार कोई बूढ़े हो गए हैं, ये इसलिए मुझे लगा कि हमने स्पेशल कंपोनेंट की राशि बढ़ाई, क्योंकि वो गरीब के लिए पैसा लगता था। हमने छात्रवृत्तियों की मात्रा और जो है उसकी राशि बढ़ाई, क्योंकि वो गरीब के लिए था, छात्रों के लिए था। हमने मुख्यमंत्री जो सहायता धनराशि है उसकी मात्रा बढ़ाई, ताकि गरीब आदमी को पैसा दिया जा सके, वो पैसा ले सके। हमने जिला प्लान की योजना के लिए धनराशि बढ़ाई, ताकि विकेंद्रीकृत विकास आगे बढ़ सके। लेकिन अब आज मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ों का खर्च नहीं हो रहा है, इनकी धनराशि काटी गई है और वो पैसा लगाया जा रहा है विज्ञापनों पर, एडवर्टीजमेंट्स पर। तो ठीक है, हमने पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष बनाया, उनके लिए पेंशन योजना बनाई, दूसरी योजनाएं बनाई। वो मालिकों को जो है विज्ञापन दे रहे, अपनी अपनी सोच है। हमने पोर्टल्स को जो है विज्ञापन देने की नीति अपनाई, क्योंकि हमने समझा कि एक बड़ा हिस्सा बुद्धिजीवियों का पोर्टल का वो करता है। हमने कहा उनको भी तो विज्ञापन में सम्मिलित करो। हमने पुराने अखबारों को, जो विलेज बेस्ड अखबार थे, उनको हमने जो है विज्ञापन की राशि बढ़ाई। हमने जो राज्य के अपने अखबार थे या चैनल थे, जैसे टीवी 100, जैसे HNN, जैसे हमारा जयंत, जैसे उत्तर उजाला, हमने इनको वही विज्ञापन की राशि दी जो बड़े अखबारों को देते थे। तो ये हमारी सोच दूसरी थी। आज की सोच ये है कि व्यापार है, सरकार भी एक प्रकार से व्यापारी है, वो जितना इन्वेस्ट वहीं कर रही है जहाँ से उसको रिटर्न मिल रहा है। तो मोदी जी ने एक रिटर्न का युग प्रारंभ किया है। पहले सरकारें देती थी, ये आज लेना पहले सुनिश्चित करते हैं, देने की बात बाद में करते हैं। देश को क्या मिल रहा है, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, सरकार को 7 साल से ज़्यादा हो गए। हमने 10 साल हमारी सरकार थी। हमारे समय में जो 10 साल का राष्ट्रीय विकास दर का औसत है वो 8.9% के करीब है, और 1% विकास दर बढ़ने का मतलब होता है 1 करोड़ रोजगार। 1 करोड़ गरीबों के घर में चूल्हा जलता है। ये हमारी 8 साल का औसत है, और इनका 7 साल का, 7.5 साल का जो औसत है वो 4% के आसपास है। तो हम नहीं कह रहे हैं, सारे आंकड़े कह रहे हैं, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। तो फिर कहाँ है? आप मुझे बताइए, कोई नया आपको वोट बनता दिखाई दिया? कांदला, दूसरे तीसरे सब कांग्रेस के समझ में। आपको कोई नया एयरपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया? यहाँ भी नहीं बनने। मरम्मत के काम भी हमारे समय में स्वीकृत हुए थे, उसको भी आगे नहीं बढ़ा पाए। ये तो एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ये पोर्ट बेच रहे हैं। ये बता दीजिए, हमारे समय में मंगलयान पर उतर गए, आज कहीं वो चल रहा है अभी कुछ। हमारे समय में अग्नि मिसाइल और ब्रह्मोस इत्यादि सब उसी समय बने हैं। अभी इन्होंने कोई नया निकाला, ऐसा कोई नया अस्त्र निकाला जिससे हम ये कहें कि मिसाइल युग में ये परिवर्तन आया, चीन में दहशत पैदा हुई। तेजस हमारे समय का है, तुम तेजस में क्या कर पाए हो? तुम तो गुणात्मक परिवर्तन नहीं ला पा रहे हो। अच्छा, लास्ट बेटर जहाज जो है राफेल तक की डील तो हमारे समय में हुई उस टाइम। तुमने उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो ठीक है, तुमने उसको माना। तो ऐसा क्या कारण लगता है आपको कि जनता इसलिए देखिए, शोमैन है। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर होते थे जो लोग ऐसी फिल्में बनाते थे जो समाज में परिवर्तन लाती थी। कि अब्बास के 2 रूप आपने देखे होंगे, एक साथ हिंदुस्तानी बनाता था, जो प्रेरणास्पद फिल्म थी, और जब उनको लगा यार इससे काम नहीं चल रहा है तो फिर उन्होंने मुगले आजम बना दी। तो ये है मुगले आजम वाले,
ये है मुगले आजम वाले जो आज के लोग हैं। जिस समय जनता का मोह जो है हटेगा तो उस समय चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। सर, एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो इस वक्त चल रही है वो जो बयान को लेकर जो है बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और जो है नवीन जिंदल ने जिस तरीके से पैगंबर साहब के लिए जो बयान दिया उसके बाद जो है पार्टी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और जो है एक जो है कई जगह विरोध भी हो रहा है इस बात का। आप क्या कहेंगे इस पूरे बात? देखिए, नुपुर शर्मा मानसिकता किसने बनाई, सवाल तो ये है ना। जिंदल मानसिकता किसने खड़ी की? नुपुर शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, भाजपा उनको निकाल करके जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। ये मानसिकता आपने खड़ी कर दी है। आपने जगह जगह ऐसे लोग खड़े कर दिए हैं जो घृणा का प्रचार कर रहे हैं। अब ये कह करके काम नहीं चलेगा कि हर जगह जो है शिवलिंग न खोजे हर मस्जिद, बड़ा बयान है, लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि ऐसे लोगों की आर्मी तो आप ही ने खड़ी की। नहीं तो सोमनाथ का मंदिर हमने माना अकमता ने तोड़ा, कांग्रेस के समय में उसका पुनर्निर्माण हुआ। राम जन्मभूमि वाला जो है कि नहीं ये मस्जिद नहीं है, उसको वो रखना का काम कि भाई इसको तय किया जाएगा, ये तो कांग्रेस के समय में हुआ ना। फिर ताला खुलने से लेकर के नहीं है स्लोली लोगों की मानसिकता बढ़ाने के लिए, लेकिन हम धीरे धीरे लोगों का मानस बना रहे थे। आपने उसको तोड़ दिया इमारत, आपने स्थितियों को बदल दिया, अपने हाथ में चीजें ले ली, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हुआ तो निर्णय न्यायिक ही निर्णय, तोड़ने से समाधान नहीं निकला। और जब न्यायिक निर्णय हुआ तो वो सारे हिंदुस्तान का निर्णय जैसा लगा, क्योंकि उसमें मुस्लिम जज भी थे, उसमें सभी लोग थे और सारे देश ने, सारे मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भी, धर्म विद्वानों ने भी उस पर कोई आपत्ति खड़ी नहीं की, बल्कि लोगों ने कहा ठीक है हम यहाँ से मानते हैं। अब ऐसे विशेषज्ञों से क्या करें जिनको कुतुब मीनार में भी मंदिर दिखाई दे रहे हैं, जिनको लाल किले में भी दिखाई दे रहे हैं, फतेहपुर सीकरी में भी दिखाई दे रहे हैं, जिनको जो है ताजमहल में भी दिखाई दे रहे हैं। हम कह रहे भैया यदि यही सोच है, इसी से भारत बनना है, इसी से भारत का सम्मान बन रहा है, इसी से राष्ट्रीयता ताकत पा रही है, तो करो ना, बताओ सब। फिर नुपुर शर्मा को निकाल के होना तो ये चाहता, भाजपा को कहना चाहता कि ऐसी मानसिकता पैदा हुई हमारी पार्टी के अंदर, हमें इसका दुख है। अंत में सर यही पूछना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस के आप एक समर्पित सिपाही रहे हैं शुरू से ही, आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड कांग्रेस किस तरीके से उदय करेगी? केंद्र में जो है जिस तरीके से पूरे देश में जो है कांग्रेस किस तरीके से अब जो है आगे आने जा रही है, एक नया ऊर्जा का संचार किस तरीके से होगा? क्योंकि चिंतन शिविर हुआ, कई बातें उस चिंतन शिविर में हुई हैं। अब जो है उत्तराखंड में राजनीतिक उदय कांग्रेस का कैसे होने जा रहा है और पूरे देश में कैसे होने जा रहा है, और हरीश रावत कितनी बड़ी अहम भूमिका इसमें निभाने वाले हैं? एक तो समय को देखना पड़ेगा, समय चक्र धीरे धीरे खुद भी बदलाव लाता है। एक समय साइनिंग इंडिया का जमाना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज के दिन भी मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोकप्रियता के आगे छोटे हैं, उनके व्यक्तित्व के आगे छोटे हैं, लेकिन जो है थे, मगर समय का चक्र विपरीत हो गया था, बाहर गए। तो मोदी जी भी अपने सारी चीजों के बावजूद जो है, समय चक्र जब बदलेगा तो उनको भी विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। हम अपना विपक्ष धर्म निभा रहे हैं, टू अपोज द गवर्नमेंट। जब मौका लगेगा डिपोज करेंगे, 2024 में कोशिश करेंगे, उत्तराखंड में 2027 में कोशिश करेंगे, अभी गुजरात और हिमाचल में कोशिश करेंगे और सरकार बनाएंगे, अच्छी सरकार देंगे। जब भी बनाई है अच्छी सरकार दी है। हमने केवल अटल जी हटे ऐसा नहीं है, हमने यूपीए 1 यूपीए 2 जिसने देश के अंदर आम लोगों के अधिकारिता का विस्तार किया,
अर्थव्यवस्था को नई बुलंदियां दी, देश की सामरिक शक्ति को बढ़ाया, तो सब सारी चीज़ें की। तो वो सरकार हमने देने का काम किया जिसने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करके देश को जो है देश के अणु शक्ति को विधिवत विश्व मान्यता के दायरे में लाने का काम किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन मंगल ग्रह कहाँ कब बना, सुखोई से लेकर के जो आज का विमान है जो है राफेल, ये सब कांग्रेस के समय के तो सौदे हैं। तेजस हमारे समय तो बना, अग्नि मिसाइल से लेकर के दूसरी चीज़ें सब कांग्रेस के समय तो बनी। ये तो इसमें एक नहीं बता सकते कुछ जोड़ा है। तो हम ये समझते हैं कि समय आएगा। उसके लिए सोनिया जी ने दो बातें जो कही है, दोनों महत्वपूर्ण है, बल्कि तीनों महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने कहा कि जनता से कनेक्ट बनाओ, वो कमजोर हो गया है, बिल्कुल सबसे बड़ा कारण और राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा मंत्र। दूसरी बात उन्होंने कही, जो पार्टी लगातार हार रही है, मनोबल वर्कर को टूट रहा है, जिनके ऊपर पार्टी ने इन्वेस्ट किया है वो आगे आए, अपना स्वार्थ छोड़ करके पार्टी के लिए काम करें। जैसा मैंने कहा कि मैंने 2-3 काम अपने ऊपर ले लिए हैं। एक तो गरीब पास जाना, एक पुराने कांग्रेस के लोगों के पास जाकर के उनको कहना कि नहीं आओ, इस संकट के समय में तुम खड़े हो, पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ जो है। तीसरी बात उन्होंने भारत जोड़ो की कही। आज भारत भी तो बिखर रहा है, तो भारत बिखरे नहीं, जुड़े। हम एक ताकत के रूप में, एक छतरी है हमारी, एक संवैधानिक व्यवस्था हमको बांधती है, वो मजबूत हो। उसके लिए जो भारत जोड़ो की बात कही है और जिसके लिए हम एक बड़ी यात्रा निकालेंगे, और उससे पहले हम एक बड़ी यात्रा जो है कनेक्ट के लिए निकालेंगे 75 किलोमीटर हर जिले के अंदर जो है पैदल। तो ये सब चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो तय चीज़ें की हैं, एक्शनेबल प्रोग्राम बनाए हैं माने कांग्रेस अध्यक्षा जी ने और उदयपुर में उनके मार्गदर्शन में। उसके बाद आप देखिएगा कांग्रेस की स्थिति में बड़ा डायनेमिक चीज़ आपको दिखाई देगी। और लोकसभा चुनाव 2024 में हरीश रावत अगर चुनाव लड़ते हैं तो कौन सी सीट होगी? अब तो उम्र बढ़ती गई है ना, अब तो प्लास्टिक सर्जरी भी करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे इंजेक्शन भी खोजने पड़ेंगे जिससे कम से कम 5-7 साल तो जवान हुआ जाए। तो भाई आखिर सब लोगों को एक सक्रिय मुख्यमंत्री की ज़रूरत होती है, और या सक्रिय जो है मंत्री या सक्रिय एमपी की ज़रूरत होती है। और मैं जब एमपी रहा हूँ तो मैं हरिद्वार के गांव-गांव से मेरा ताल्लुक, घर से ताल्लुक जोड़ा मैंने। और जब मैं अल्मोड़ा का एमपी रहा हूँ तो वहाँ भी मैंने घर से सबसे ताल्लुक जोड़ा। और जब उत्तराखंड का एमपी रहा हूँ राज्यसभा में, तब भी मैंने अपने काम के साथ न्याय किया है। तो मैं अब समझता हूँ कि मैं न्याय करने की स्थिति में नहीं हूँ, तो अपना आकलन पहले करना पड़ेगा ना। जीत हार की बात तो तब उठती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हरीश रावत जी, जय भारत टीवी से बातचीत करने की। जी, जय भारत की जय हो, जय भारत की जय हो। तो ये थे हरीश रावत जी हमारे साथ, जिन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस की कोशिश है कि पूरे देश ही नहीं, उत्तराखंड में भी जो है कांग्रेस जो है मजबूत होने जा रही। चिंतन शिविर में जो कुछ तय किया गया है उसी के आधार पर जो है आगे जो है कांग्रेस बढ़ेगी, और उत्तराखंड में भी एक नया उदय आने वाले समय में आपको दिखेगा। जो खुद हरीश रावत कहते हैं कि वक्त बदलता है तो चीज़ें भी बदलती हैं, और कांग्रेस का वक्त भी आने वाले समय में ज़रूर बदलेगा। तो हमारी इस खास मुलाकात में अभी के लिए बस इतना ही, और खबरों को देखना चाहें और इस तरह की खास मुलाकात अगर आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और खबरों को अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन प्रतीक कृशाली के साथ जय भारत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।